नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हार्ट टॉक में। हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मेरे सहयोगी और हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा। राजा भाई स्वागत है सर। नमस्कार। लगातार हॉटलाइन पर खबरों की धूम मची हुई है, फिर वो चाहे शेयर मार्केट के इंडेक्स का मसला हो, पॉलिटिकल सीन का जो बदलाव हो रहा है लगातार उसका मसला हो, कई बड़े व्यक्तियों की कुर्सी खतरे में, आपने बताई मनोहर लाल खट्टर का जाना तय हो गया। इसके अलावा भी राजनीतिक उथल पुथल में मध्य प्रदेश में दल बदल की स्थिति निर्मित हुई। तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं, तमाम सारे आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन हैं जो लगातार सही साबित होने राजा भाई, तो इस बात की भी बधाई आपको। साथ ही लोकसभा चुनाव का आगाज़ आने वाले 1 या 2 दिन में हो जाएगा, जब 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो जाएगी। उसके बाद चुनाव का आगाज़ भी होगा, आचार संहिता भी लगेगी। दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। पहला सवाल, चूँकि हम इंदौर से हैं, इंदौर से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कौन लड़ेगा सांसद का? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है और मेरे जो क्रेडिबल सोर्सेस हैं उनके आधार पे मैं ये अपने इस टेलीविज़न शो पे बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इंदौर से शंकर लालवानी मौजूदा सांसद का टिकट रिपीट होगा। मैं संभावना ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सांसद का टिकट रिपीट होगा। इंदौर से सांसद शंकर लालवानी ही चुनाव लड़ेंगे, भले ही लिस्ट 2 दिन बाद आए या 3 दिन बाद आए। मैं आपको प्रामाणिकता के आधार पे, मेरे सूत्रों के आधार पे ये कह सकता हूँ इंदौर से शंकर लालवानी टिकट। तो यहाँ राजा भाई का मानना है कि उनके जो प्रामाणिक सोर्स हैं उनके अनुसार इंदौर में शंकर लालवानी ही इंदौर से लोकसभा के टिकट पर, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार होंगे। बहरहाल आने वाले 1-2 दिनों में स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन राजा भाई का प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होता। राजा भाई, इंदौर से महिला को टिकट देने की बात लगातार उठ रही है। मेरा ऐसा मानना है कि इंदौर से महिला को भारतीय जनता पार्टी क्यों उम्मीदवार बनाए, जब यहाँ से 8 टर्म लगातार सुमित्रा जी सांसद रही हैं, महिला उम्मीदवार के तौर पर रही हैं, तो उसके बाद ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? दरअसल देखिए क्या हो रहा है इसमें, इंदौर की महिला सीट क्यों की जाए उसके पीछे का आधार बताता हूँ। इंदौर एक सेफ सीट है। सेफ सीट में किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर दो तो औसत 5-7 लाख से चुनाव जीत ही जाता है, जो आज के दौर में, मौजूदा दौर में इंदौर की परिस्थितियाँ हैं। तो एक बड़ा कारण ये था कि ऐसी सेफ सीट पे महिला कैंडिडेट दे दीजिए, तो बीजेपी का वुमेन्स एम्पावरमेंट का, वुमेन रिजर्वेशन का जो कमिटमेंट है उसको भी पूरा करना है, प्लस महिलाओं की संख्या भी सदन में बढ़ाना है, महिला का प्रोपोर्शनेट रेशो रिजर्वेशन का जो इन्होंने कमिटेड किया है उसको पूरा करना है। इस आधार पे इंदौर को लेकर एक बात चली थी कि इंदौर पे महिला को टिकट दे दिया जाए, और चूँकि इंदौर एक सेफ सीट है उस लिहाज से ऐसा माना जा रहा था कि भले रिनॉन फेस ना हो, किसी महिला को उतारेंगे तो वो जीत कर आ जाएगी और बीजेपी का कमिटमेंट भी पूरा हो जाएगा। एक बड़ा कारण ये था। लेकिन जो मेरी जानकारी में हो ये है कि महिला सीट वाला मामला शिफ्ट हो गया है, वापस पुरुष की तरफ आ गया है, और सांसद शंकर लालवानी का टिकट फिर से कंफर्म है, ऐसा मेरा मानना है। बहरहाल जो हम लगातार यहाँ बात कर रहे हैं, दिन भर जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, शहर के सारे लोग भी इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हर चौराहे पर जब चुनाव की चर्चा होती है तो देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति के साथ शहर की राजनीति पर भी बात होती है, और शहर से उम्मीदवार कौन होगा, पहले के सांसद को टिकट दिया जाए तो उसका कार्यकाल कैसा होगा, नया उम्मीदवार कौन हो सकता है, इस पर तमाम सारी बातें, तमाम सारी गॉसिप्स चलती रहती है। लेकिन फैसला बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करना है कि वे किसे उम्मीदवार बनाते हैं। राजा भाई, मध्य प्रदेश में सुरेश पचौरी जी के साथ साथ संजय शुक्ला, विशाल पटेल और अन्य कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है। इस घटनाक्रम को लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, इस घटनाक्रम की शुरुआत तो तब हुई थी जब कमलनाथ और उनके पुत्र नकुलनाथ दोनों भारतीय जनता पार्टी में जाने को तैयार हुए थे, और वो दिल्ली 2 दिन बैठे इसलिए थे कि भारतीय जनता पार्टी उनको ले लेगी। लेकिन मेरे पास प्रामाणिक रूप से था, आपको याद हो तो हॉटलाइन पर एकमात्र हॉटलाइन ने ये लिखा था कि गाड़ी आउटर पर खड़ी है, ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, इसलिए कमलनाथ और नकुलनाथ की एंट्री नहीं हो रही है। जब पूरा देश का मीडिया उनको शपथ दिलाने में 5 बजे का मुहूर्त निकाल दिया था कि भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, अपने विधायक साथ में रहेंगे, तब भी मैंने लिखा था नहीं, एंट्री नहीं होगी, गाड़ी आउटर पर खड़ी है, ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। शुरुआत उस समय हो गई थी, किसी कारणवश नकुलनाथ कमलनाथ नहीं जा पाए, लेकिन उसके बाद ये मामला गर्मा गया और भारतीय जनता पार्टी ने फिर उन लोगों में सेंधमारी करना शुरू करी जो लोग पार्टी में ज्वाइन कर सकते थे। सुरेश पचौरी, देखिए मेरा ये मानना है सर, सुरेश पचौरी बहुत सुलझे हुए और लीजेंड पर्सनैलिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं और बहुत ही जिसको कहते हैं ना, एक अच्छी उनकी इमेज है। लेकिन सुरेश पचौरी का इस अवस्था में जाना भारतीय जनता पार्टी को तो कोई लाभ उनसे है नहीं।
सुरेश पचौरी को भले उनसे ये लाभ मिल जाए कि ठीक है बीजेपी के पोर्टफोलियो में बीजेपी के बैनर के तहत आ गए हैं तो सत्ताधारी लोगों के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन सुरेश पचौरी को जाने से पॉलिटिकल लाभ के लिहाज से बीजेपी को कुछ नहीं मिलना है। सुरेश पचौरी की जानकारी बता दूं आपको मैं, जितने भी चुनाव लड़े हैं वो सब हारे हैं। जितने भी चुनाव सुरेश पचौरी ने लड़े हैं वो सब हारे हैं, फिर भी कांग्रेस ने उनको राज्यसभा से बैकडोर एंट्री दी, बड़े बड़े प्रोफाइल बड़े बड़े पदों से नवाजा, पीएमओ में मिनिस्ट्री रखी, संसदीय कार्य प्रणाली मंत्रालय देखा, सोनिया गांधी का बड़ा फेत रहा उनके ऊपर। उसके बाद आप उठा के देख लीजिए, केंद्र में मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे। कांग्रेस ने क्या नहीं दिया उनको, अब उनको ऐसा क्या था जो नहीं मिला, जो छोड़कर चले गए। तो ये अवसरवादिता की राजनीति का बड़ा उदाहरण है, चाहे फिर सुरेश पचौरी हो, फिर चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। उसके बाद आपने संजय शुक्ला की बात की, तो संजय शुक्ला तो वैसे ही सुरेश पचौरी के शेडो में पले बड़े हैं। सुरेश पचौरी के कोटे की उनकी टिकट रहती है, तो जब उनके गॉडफादर जा रहे हैं तो फिर संजय शुक्ला का यहाँ कोई स्कोप बचता नहीं है। वैसे भी कैलाश विजयवर्गीय ने संजय शुक्ला को जितने 60,000 वोटों से हराया, उसके बाद उनको समझ में आ गया कि एक नंबर में कांग्रेस की पॉलिटिक्स तो खत्म हो चुकी है संजय शुक्ला के लिए। अब बचता क्या है, बचता है फिर कोई दूसरे विधानसभा से तो लड़ने से रहे, पूर्व विधायक की हैसियत से ही रहो, कांग्रेसी नेता की हैसियत से रहो। ऐसे में उन्होंने सोचा कि यदि कोई कामकाज में भी आँच ना आए, इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये लोग व्यापारिक बुद्धि से गए हैं, मेरा स्पष्ट मानना है। ये अपने प्रॉफिट लॉस को देख कर गए हैं, आइडियोलॉजी का कोई लेना देना इन लोगों से नहीं है। विशाल पटेल का जाना, व्यक्तिगत बतौर पत्रकार मेरा ये मानना, विशाल पटेल का ये जो निर्णय है, विशाल पटेल का निर्णय मुझे ठीक नहीं लग रहा है। विशाल पटेल के पास लंबा टाइम पड़ा है अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए, और देपालपुर के लोगों ने उनको एक बार विधायक बनाया। इस बार चलिए मोदी लहर में सब लोग हार गए, लेकिन विधायक बतौर विधायक भी पटेल को अच्छा रिकग्निशन था, एक लंबा स्कोप है पॉलिटिक्स करने के लिए। अब मुझे ये बताइए कि विशाल पटेल ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली, वहाँ तो ऑलरेडी मनोज पटेल और चिंटू वर्मा ऑलरेडी स्टेब्लिश पॉलिटिशियन है वहाँ के। यदि जब कभी बारी आएगी तो इनको विधायक का टिकट तो मिलने से रहा, और इसके अलावा कहाँ एकोमोडेट करेंगे, क्योंकि मैं जैसा पहले करता रहा हूँ फिर रिपीट कर रहा हूँ, मूल भाजपा की फहरिस्त इतनी बड़ी है कि आयातित लोगों को कहाँ एकोमोडेट करेंगे। ठीक है, इनको अपने आप में एडजस्ट करना था, हो गए हैं, लेकिन विशाल पटेल का मेरी नज़रों में निर्णय ठीक नहीं है, क्योंकि उनके पिता कमलनाथ के बहुत क्लोज रहे हैं, कमलनाथ खुद जाने को तैयार हुए थे, इस लिहाज से विशाल पटेल भी चले गए। अवसरवादी राजनीति का नया नया चेहरा एक बार फिर देखने को मिला है। इसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, उसमें शामिल हुए, चुनाव लड़े, अपने समर्थकों को मंत्री बनाया। और इस बार सुरेश पचौरी जो कभी चुनाव नहीं जीते और जो 2 पूर्व विधायक चुनाव हारे, उनके साथ कुछ समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राजा भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि सुरेश पचौरी सुलझे हुए राजनेता हैं, लेकिन मुझे लगता है राजा भाई कहीं ना कहीं जो प्रदेश का नेतृत्व है उनसे उनकी गहरी नाराज़गी थी, उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही थी, और उन्हें ये पता था कि अब राजनीति की वे अंतिम बारी खेल रहे हैं, और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी छोड़कर मुझे कुछ भी नहीं मिलता तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के जो वर्तमान नेतृत्व हैं या पुराने नेतृत्व रहे हैं उन्हें एक सबक सिखाना ज़रूरी है। नहीं, इसको इस रूप में देखा जाए, चलिए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनका कंट्रीब्यूशन बताइए। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के अलावा सुरेश पचौरी का कंट्रीब्यूशन बताइए कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने जी जान से मेहनत करी थी, पार्टी को जिताने के लिए मेहनत की थी। कि पिक्चर में नजर नहीं आ रहे थे, फोटो में नजर नहीं आ रहे थे। मैंने तो सुरेश पचौरी को देखा ही अभी है बीजेपी का दुपट्टा धारण करते हुए इस टर्म में। गलत बात है, आपकी किससे बन रही है किससे नहीं बन रही है ये आपके कहने की बातें हो सकती है, लेकिन आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पिछले 10 साल से कांग्रेस को खड़ा करने में। आपको जाना था चले गए, लेकिन आप आरोप नहीं लगा सकते कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। आप बताइए आपने क्या किया पार्टी के लिए? कोई कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, कहीं नजर नहीं आ रहे थे पिक्चर में, फ्रेम में। दिग्विजय सिंह को साधुवाद है, दिग्विजय सिंह आज भी पार्टी के लिए कमिटेड है, इस अवस्था में भी +73 की एज है उनकी, वो पार्टी के लिए लगे रहते हैं। तो जो लगा रहता है वो दिखाई देता है। आप कौन से दिन दिखाई दे रहे थे पार्टी के लिए? जब विधानसभा चुनाव हुआ कौन से दिन आप प्रचार में दिखे, कौन सी उसमें प्लानिंग में दिखे, कौन सी कमेटी में दिखे? कुछ नहीं था, आपका कोई रोल ही नहीं था। आप तो भी दिखे होता वो जो बीजेपी के दफ्तर में गए हो। तो मैं नहीं मानता कि सुरेश पचौरी का कोई लंबा समय से 10-15 सालों से कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। प्रदेश अध्यक्ष से हटने के बाद मुझे तो एक्टिव ही नहीं दिख रहे थे। सही कहना। बहरहाल सुरेश पचौरी जब आज एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर दिख रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में वे पहली बार मंच साझा किया पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, तो उनका एक छोटा सा कोने में झांकता हुआ चेहरा दिख रहा है और उस पर एक कटाक्ष किया गया है कि सुरेश पचौरी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में पहली बार शामिल हुए,
और पीछे भीड़ के पीछे का हिस्सा बन गए हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी में लगातार लोगों की आमद शुरू है और उनका दरवाज़ा खुला हुआ है राजा भाई। और ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस के पास क्या ऑप्शन है? कांग्रेस जो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, इससे कांग्रेस का नुकसान कितना होगा? कांग्रेस जहाँ खड़ी उसके नीचे जाने जमीन के नीचे कुछ नहीं है। जहाँ खड़ी है वो एकदम रसातल और धरातल है। जिस पार्टी ने देश में लंबे समय तक राज किया उसका सबसे खराब दौर चल रहा है। उसके पीछे जिम्मेदार उसकी लीडरशिप है। खासतौर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये सब जो पर्यटन पॉलिटिक्स करते हैं, टूरिज्म पॉलिटिक्स करते हैं, दे आर नॉट सीरियस टूवर्ड द सीरियस जॉब। और राहुल गांधी जब यात्रा निकल रहे हैं तो पीछे लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रही क्या कि मेरी यात्रा का साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, लोग हमको छोड़ के जा रहे हैं। आप देखिए आज कितना बड़ा कुनबा जो आपसे टूट के अलग हो गया। आप इंडिया अलायंस आपने बनाया था, नीतीश आपके साथ नहीं है, ममता आपके साथ नहीं है, अखिलेश आपके साथ कंडीशनल है, तो आपका इंडिया अलायंस तो वैसे धराशायी हो चुका है। और राहुल गांधी सीरियस है ही नहीं। राहुल गांधी को सीरियस पॉलिटिक्स करना आती ही नहीं है। प्रियंका तो वैसे भी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करती है और पर्यटन वाले पॉलिटिक्स करती है। तो ये बड़ा कारण है। मध्य प्रदेश की राजनीति में बात करो तो अब जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष है। जीतू पटवारी का खुद का मिजाज, खुद का स्वभाव थोड़ा अहंकारी है। वो लोगों को एकोमोडेट करने में सफल नहीं रहते हैं। वो भी बड़ा कारण है। जब आप जिम्मेदार पोस्ट पे होते हो तो आपको विनम्र बनना पड़ता है, लोगों को एकोमोडेट करना पड़ता है, लीडरशिप का गुण होता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। वो जीतू पटवारी को धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। जीतू पटवारी में भी राहुल गांधी की आत्मा आ जाती है तो अपने आप राहुल गांधी समझने लग जाते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है। तो कांग्रेस जहाँ खड़ी है उसके नीचे कुछ नहीं है। जिनको जाना है छोड़कर जाए, जिनको रहना है रहे। पार्टी की जो दुर्दशा, जो दुर्गति होनी थी, उससे ज़्यादा दुर्गति कुछ नहीं हो सकती। जीतू पटवारी की आपने बात कही, काफ़ी युवा हैं और ऐसे युवा व्यक्ति को जब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है कांग्रेस आला कमान ने, तो क्या लगता है कि कमलनाथ जी का भाजपा के दरवाजे तक जाकर वापस आना या सुरेश पचौरी का भाजपा में शामिल होना, ये सब जीतू पटवारी की नियुक्ति के विरोध में ये सब किया गया? सबके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, सब प्रॉफिट लॉस का बिजनेस कर रहे हैं। आप और मैं ये बात को इमोशनली देख रहे हैं, मत देखिए इमोशनली। पॉलिटिक्स एक इंडस्ट्री है, बड़ा प्रोफेशन है। सब गिव एंड टेक की भाषा में काम करते हैं। सब अपने अपने लाभ देखते हैं। घाटे के सौदे में कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता है। चाहे फिर आप किसी को उठा के देख लीजिए, ऊपर से चलते हैं तो एनसीपी को लेकर यही नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते थे कि नेशनली करप्ट पार्टी है। सेकंड डे आपने अजीत पवार को गले लगा लिया। यही अमित शाह कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद है, रेड कारपेट बिछा के खड़े रहे वेलकम करने के लिए। इनकी बातों के, इनके आचरण को सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी राजनेता के आचरण को सीरियस मौजूदा दौर में इसलिए नहीं लिया जाता है कि जब वो एक्स पार्टी से जीतता है वाई की गोद में जाके बैठ जाता है। आप उसको देख लीजिए, जेजेपी को, हरियाणा को, जिस बीजेपी के खिलाफ लड़के बड़े हुए थे उसके बाद उनकी गोद में बैठ गए, सरकार का आनंद लिया। अब चुनाव के 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले आपने उनसे समर्थन विड्रॉ कर लिया। कौन से आचरण की, कौन से चरित्र की उम्मीद आप राजनेता उससे कर रहे हो? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इमोशनल लोगों को बिल्कुल राजनीति पे कमेंट नहीं करना चाहिए। ये सब प्रोफेशनल लोग हैं, गिव एंड टेक की भाषा में समझते हैं। राजनेताओं के आचरण पर हमेशा संदेह रहा है और जो घटनाक्रम हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मनोहर लाल खट्टर की जगह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, ये जो घटनाक्रम है राजा भाई, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी में है राज्यसभा में अपना बहुमत लाने के लिए और इसलिए ये इनके प्रकरण हर राज्य में राज्यसभा चुनाव में भी विपक्षी दलों के विधायकों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है? देखिए, कंपेरेटिवली लोकसभा के कंपेरिजन में राज्यसभा के सदस्य बीजेपी के पास कम ही रहे ऑलवेज। ठीक है, ये एक बड़ा कारण है। अपने सदन में अपनी संख्या बढ़ा के जितने भी ऑर्डिनेंस है, जितने भी बिल को पास कराने के लिए राज्यसभा में संख्या बल चाहिए होता है, वो ये उसी दिशा में एक कदम है। लेकिन अभी आप बड़ा कारण समझिए, जोड़ तोड़ क्यों मचा रखी है? जोड़ तोड़ इसलिए मचा रखी है कि हमारे यहाँ लेकर आओ और कांग्रेस का, विपक्ष का मनोबल कमजोर करो। नीतीश को लाने से कितना नुकसान है, कितना फायदा अलग विषय है। नीतीश के जाने से इंडिया अलायंस टूट गया, ये बड़ी उपलब्धि है। समझिए बात को आप। नीतीश से जब तक इंडिया अलायंस संगठित था, फिर जैन चले गए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आरएलडी चली जाती है, नीतीश कुमार चले जाते हैं, ममता अपने आप में विड्रॉ कर लेती है, अकेले चुनाव लड़ रही है, तो फिर इंडिया अलायंस बचा कहाँ पे आप बताइए आप? तो जो 400 सीटों का दावा, 370 का दावा कर रहे हैं, उसके पीछे ग्राउंड ये है कि मनोबल तोड़ दीजिए विपक्ष का। जब मनोबल टूट जाएगा तो हम नंबर ऑफ फिगर को चूज करेंगे, चेज करेंगे। सही बात है, अच्छी बात राजा भाई ने कहा है कि एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक रणनीति के तहत इस तरह से प्रयोग किए जा रहे हैं, इस तरह से लोगों के लिए पार्टी के दरवाजे खोल दिए गए हैं ताकि आने वाले चुनाव में विपक्षी दलों का मनोबल पूरी तरह टूट जाए। और जब हम अपने आप को एक कांग्रेस पार्टी के सदस्य के तौर पर देखते हैं तो हमें भी घबराहट महसूस होती है कि अब क्या करें, क्या हम भी भाजपा में शामिल हो जाए। ये एक जनरल
बात है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ। बहरहाल मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी बातें जो प्रदेश की राजनीति की थी, राष्ट्रीय राजनीति की थी, इंदौर के सांसद के चुनाव को लेकर थी, उम्मीदवार को लेकर थी, उन सब बातों पर राजा भाई ने बहुत विस्तृत जानकारी दी है। और राजा भाई एक बार फिर चलते चलते बता दीजिए कि इंदौर में लोकसभा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा। इंदौर से सांसद शंकर ललवानी ही चुनाव लड़ेंगे, जो मौजूदा सांसद हैं, फिर उनको टिकट मिलेगा। मेरी जानकारी ऐसी पुख्ता है, सीईसी में उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। 1-2 दिन में सूची आ जाएगी, सीन क्लियर हो जाएगा। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।